हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। बच्चों, आज की कक्षा 9वीं है। 9वीं कक्षा में हमारा गणित भाग पहला यह विषय होगा और इसके अंतर्गत हमारा जो पाठ है वह है लेसन नंबर 4, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसका चौथा भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इस पाठ के अंतर्गत बच्चों हमने कुछ जानकारियाँ हासिल की हैं, जिसके अंतर्गत हमने जाना अनुपातों की तुलना, उसके बाद तुल्य अनुपातों के कुछ गुणधर्म देखे हमने, जिसमें थे विपर्यस्थानुपात, इन्वर्टेंडो, अर्थात अनुपातों को उलट देने पर उसका जो मान है, मतलब दोनों अनुपात समान ही रहते हैं। एकांतरानुपात अर्थात हर को अंश में और अंश को हर में परिवर्तित करने पर एक दूसरे के अनुपात में भी जो नया अनुपात मिलता है उसका मान भी समान होता है। योगानुपात अर्थात अंश में हर को जोड़ने पर एक अनुपात के तो दूसरे अनुपात के ही अंश में हर जोड़ने पर जो नया अनुपात बनता है वह भी समान होते हैं। उसी प्रकार अंश में से हर घटाने पर एक अनुपात के और दूसरे अनुपात के भी अंश में से हर घटाने पर जो नया अनुपात मिलते हैं वे भी समानुपात होते हैं, यानी समान होते हैं। और चौथा गुणधर्म देखा, पांचवा गुणधर्म हमने देखा कि योग और अंतर दोनों करने पर जो नया अनुपात मिलता है वह भी समान होता है। यही थे तुल्य अनुपातों के कुछ गुणधर्म। इसे हमने पिछले लेसन में जाना था। आज हम जानेंगे तुल्य अनुपातों से बनने वाला प्रमेय, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। क्या है? बहुत आसान सा यह प्रमेय है कि अगर दो अनुपात समान है, यानी A/B बराबर C/D हो, तो हमें एक गुणधर्म मिलता है कि अनुपातों के अंश को अंश में जोड़ने पर तो ये अनुपात दिया गया है, तो हमें मिलता है कि अंश में अंश जोड़ने पर और हर में हर जोड़ने पर जो अनुपात बनता है यह अनुपात पहले के अनुपात के बराबर ही होता है, मतलब A/B और C/D के बराबर ही होता है। इसे कहते हैं तुल्य अनुपात का प्रमेय। तो यह प्रमेय क्या कहता है कि यदि A/B बराबर C/D हो तो A में C जोड़ने पर A+C बटे B में D जोड़ने पर B+D, ये जो अनुपात बनता है वह पहले के दोनों अनुपात के समान ही होगा। चेक कर लेते हैं। 5/3 यह एक अनुपात है, यह बराबर है 20/12 के। यह अनुपात समान है। तो चेक करते हैं, क्या 5 और 20 जोड़ने पर जो हमें संख्या मिली और 3 और 12 जोड़ने पर जो संख्या मिली, इनका अनुपात क्या होगा?
तो इनका अनुपात 25/15। और हम चेक करें इसको, अगर संक्षिप्त करके देखें तो 5 से कट गया 5/3, जो कि पहले के अनुपात के बराबर ही है। तो तुल्य अनुपात यहाँ पर बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। तो इसे कहते हैं तुल्य अनुपात का प्रमेय। तो ये क्रिया चाहे जोड़ने पर हो अंश और अंश का, या अंतर ले, तुल्य अनुपात का प्रमेय दोनों के लिए सही सिद्ध होता है। जैसे इसी प्रमेय को आगे बढ़ाएंगे अगर, तो हम जानेंगे, चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अगर A/B बराबर C/D हो, उसी प्रकार वह अनुपात E/F के बराबर हो, या आगे अनुपात यही G/H के बराबर हो, या आगे बढ़ते बढ़ते इसी क्रम में I/J, और ऐसे ही असंख्य अगर अनुपात है सब समानुपात में, तो तुल्य अनुपात के गुणधर्म से प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा? तो सभी अंशों को क्रम से योग जो दिख रहा है बटे हर के क्रम से योग के बराबर होगा। तो यह है तुल्य अनुपात का प्रमेय। तो उसी हिसाब से तो क्रम से जोड़ या घटाना, उसी क्रम से हरों का भी जोड़ या घटाना अगर है अनुपात में, तो भी वह सभी अनुपातों के बराबर ही होगा। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हुए इस तुल्य अनुपात को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संग्रह 4.4, पेज नंबर 73। पहला, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है x/7 बराबर y/3। ये अनुपात समान है, तो यही अनुपात आगे समान होगा 3x धन 5y बटे, हमें बताना है, बराबर 7x ऋण 9y बटे, यहाँ भी हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो 3x धन 5y है पहला, मतलब x में 3 का गुणा और y में 5 का गुणा। तो ठीक x के नीचे वाला पद यानी x/7 है ना, तो 7 में भी 3 का गुणा, और फिर y के नीचे 3 है, तो 5y का मतलब 5 में 3 का गुणा। तो ऊपर के पदों को देखकर हमने नीचे के पदों में वही क्रिया की। ठीक उसी प्रकार आखिरी जो पद है उसमें देखेंगे 7x है, मतलब x में 7 का गुणा, तो x/7 है पहले, तो 7 में 7 का गुणा x की जगह पर, और फिर -9y है और y/3 है, तो -9 × 3। इसको सरल कर देंगे, दोनों अनुपात को सरल करने पे क्या मिलेगा? पहले आएगा 7 × 21 धन 5 × 15, और यहाँ 7 × 49 ऋण 9 × 27 हो गया 3x + 5y अपॉन 21 + 15 = क्या आएगा? 7x - 9y अपॉन नीचे 49 - 27, यहाँ क्या आएगा? आप पहचान गए होंगे, आएगा 36, और दूसरी तरफ आएगा 22। तो ये हमारा खाली जगह रिक्त स्थान भर गया। एक जगह आएगा 36, एक जगह आएगा 22। पेज नंबर 73, उसका दूसरा प्रश्न देखेंगे हम कि यदि 5m - n = 3m + 4n, तो निम्नलिखित अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तुल्य अनुपातों के प्रश्नों में बच्चों जो जानकारी दी गई होती है उसी को हल करते हुए हमें जो जानकारी प्राप्त करनी है, जो अनुपात सिद्ध करना है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो हमें मान ज्ञात करना है m² धन n² अपॉन m² - n²। तो m और n का वर्ग बाद में
योगांतरानुपात। तो सबसे पहले जो दी गई जानकारी है 5m माइनस एन इक्वल टू 3m प्लस 4n को सरल करते हुए m को एक साथ n को एक साथ एक पक्ष में रखते हैं और हम ज्ञात करते हैं तो 2m इक्वल टू 5n मिलता है। अब इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं तो m अपॉन n क्या हो जाएगा, m बटे n का पक्षांतर नीचे हर में हुआ बराबर, तो 5 वहाँ पहले से ही है, 2 का पक्षांतर हो जाएगा नीचे हर में 5/2 मिला। m बटे n बराबर 5/2, लेकिन हमें हल करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यानी वर्ग की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, m बटे n का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू दूसरी तरफ है 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, और यह कितना होगा 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25/4। तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 25/4 आ गया। अब इसमें योगांतरानुपात लगाएंगे, एक बार जोड़ेंगे m स्क्वायर में n स्क्वायर और एक बार घटाएंगे m स्क्वायर में से n स्क्वायर। उसी प्रकार दूसरे अनुपात में भी 25 में 4 जोड़ेंगे, 25 में से 4 घटाएंगे। अब इसको सरल कर देंगे, देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 4 इक्वल टू 29, 25 माइनस 4 इक्वल टू 21। तो हमें जो चाहिए था अनुपात उसका मान मिल गया 29/21। चलिए 4.4 से पेज नंबर 73 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक थोड़ा अलग अलग टाइप के प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं। यदि a y प्लस जेड इक्वल टू b z प्लस एक्स इक्वल टू c x प्लस वाई तथा a b c में से कोई दो संख्या समान नहीं है, मतलब न a बराबर b है न b बराबर c है न ही a बराबर c है, तो सिद्ध कीजिए कि y माइनस जेड अपॉन a b माइनस c इक्वल टू z माइनस एक्स अपॉन p c माइनस a इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन c e माइनस b। ये हमें सिद्ध करना है। ऊपर जो जानकारी दी गई थी ना ए बी सी कोई दो समान नहीं है, क्यों दी गई है, क्योंकि नीचे अगर b माइनस सी देखेंगे तो अगर समान होते तो 0 हो जाता, फिर हर 0 हो जाता, तो यह गलत संख्या हो जाती, तो इसलिए वो जानकारी दी गई थी। चलिए अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये तीनों अनुपात समान है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत जो जानकारी दी गई है उसको देखेंगे। दिया गया है a y प्लस जेड इक्वल टू b z प्लस एक्स इक्वल टू c x प्लस वाई। ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या करते हैं, तीनों ये जो दिए गए पद हैं समान, उसमें हम a b c a गुणे b गुणे c से भाग देते हैं। तो पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे पद में, तीनों पद में हम a b c से भाग देते हैं, तो हमें यह अनुपात मिलता है। अब देखते हैं, मान लिया इसे हमने, यह अनुपात k के बराबर है, यानी माना k है, ये तीनों अनुपात बराबर k। तो अब a से a कट गया, b से b कट गया और तीसरे अनुपात में c से c कट गया, तो क्या बच गया y प्लस जेड अपॉन बी सी। ठीक उसी प्रकार z प्लस एक्स अपॉन ए सी, उसी प्रकार x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी, और ये k के बराबर है। तो हमें ये गुणधर्म मिला, इसको नोट कीजिए, ध्यान से इसको देखिए कि हमें क्या मिला है। हमें मिला है y प्लस जेड अपॉन बी सी,
बराबर जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी बराबर के। और ये जो हमें मिला और हमें जो सिद्ध करना है उसमें कुछ न कुछ संबंध है, ध्यान से देखेंगे। ये हमें सिद्ध करना है, प्रश्न है ये हमारा। और हमें अभी ये गुणधर्म मिला कि वाई प्लस जेड अपॉन बी सी इजक्वल टू जेड अपॉन जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इजक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी इजक्वल टू के। अब निरीक्षण ध्यान से करेंगे बच्चों तो आपको आसानी से बात समझ में आएगी कैसे कहाँ तुल्य अनुपात का प्रमेय इस्तेमाल करना है। पहले जो प्रश्न है उसके हर को देखेंगे। 3 अनुपात है इसमें, एक पहला एक दूसरा एक तीसरा मान लेते हैं क्रम से कि एक पहला है दूसरा है तीसरा है, और हमारे पास जो हमें मिला वो भी पहला दूसरा तीसरा अनुपात मिला है। ओके, तो वहाँ है ए बी माइनस सी। अब इसको ध्यान से देखो, अगर इसको हम कोष्टक तोड़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखो तो क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी, उस जो येलो बॉक्स में है ए बी माइनस ए सी। और ये ए बी और ए सी नीचे कहाँ है, तो यहाँ है ए बी, ये है ए सी, मतलब तीसरा और दूसरा अनुपात जो है। समझ में आ रहा है ये कैसे हमने तय किया कि किसको लेना है, तीसरा और दूसरा। इसका मतलब हमें ए बी और ए सी घटाएंगे तो वो जो येलो बॉक्स वाला है वो पद मिल जाएगा, अर्थात हमें तीसरे अनुपात में से दूसरा अनुपात घटाना होगा। ये हम निर्धारित कर रहे हैं पहले कि किस में कौन सी क्रिया करें, तो मैंने वहाँ बॉक्स में नोट कर लिया कि तीसरे अनुपात में से दूसरे को घटाना है। क्या प्राप्त करने के लिए, तो नीचे ए बी माइनस सी जो बॉक्स में येलो बॉक्स में, वो हमें प्राप्त करने के लिए मुझे ये क्रिया करनी पड़ी। चलिए, अब दूसरा अनुपात जो है प्रश्न का वो है बी सी माइनस ए, येलो बॉक्स में दिख रहा है ना, कोष्टक तोड़ेंगे तो आएगा बी सी माइनस ए बी, तो बी सी में से ए बी घटाना है। अब हम देखते हैं नीचे वाले अनुपात में बी सी कहाँ है, तो बी सी है पहला अनुपात में, और ए बी कहाँ है, ए बी है तीसरे अनुपात में। तो इसका मतलब क्रिया हो गई पहले में से तीसरा घटाना। तो 1 - 3 नोट कर लिया हमने कि आगे हमें यह कृति भी करनी है। अब चलते हैं येलो बॉक्स तीसरे अनुपात की ओर, जो प्रश्न में है पूछा गया है वो है सी ए माइनस बी, अर्थात सी ए माइनस सी बी। कोष्टक तोड़ेंगे तो सी ए पहले आएगा, सी ए कहाँ है, सी ए है दूसरा अनुपात, और ए सी बी है तीसरा अनुपात यानी बी सी। सी ए माइनस सी बी अर्थात तो ए सी और बी सी, अर्थात पहले ए सी यानी दूसरा अनुपात, उसके बाद पहला अनुपात घटाएंगे उसमें से बी सी, मतलब 2 - 1 करेंगे। ये हमने नोट कर लिया। अब हम जो हमारे पास अनुपात हमने प्राप्त किया है उसमें तुल्य अनुपात का प्रमेय लगाएंगे, लेकिन किस तरह, तीसरे में से दूसरा अनुपात घटा के बराबर के करेंगे, फिर पहले में से तीसरा घटा के करेंगे, और दूसरे में से पहला घटा के करेंगे। हमने वहाँ नोट कर लिया था। तो शुरू करते हैं, तुल्य अनुपात के प्रमेय लगाते हैं। सबसे पहले 3 - 2 तीसरा अनुपात है x प्लस वाई, उसमें से दूसरा अनुपात जो है z प्लस एक्स, उसको घटाएंगे तो ठीक उसको हर में भी लिखेंगे ए बी माइनस ए सी, और ये अनुपात के बराबर होगा, अर्थात माना है के तो के बराबर ये हुआ। तो 3 - 2 यानी तीसरे अनुपात में से दूसरा हमने घटा दिया। उसी प्रकार 1 - 3 हमने दूसरा नोट करके रखा है बॉक्स में, देखिए 1 - 3 यानी पहले अनुपात में से तीसरा। तो पहला अनुपात y प्लस जेड, तीसरा है x प्लस वाई, उसमें हमने अंतर लिया घटाया तो नीचे भी बी सी माइनस ए बी हो गया। ये भी तुल्य अनुपात के प्रमेय के अनुसार के बराबर ही होगा। अब इसको हम क्या करते हैं,
थोड़ा सरल करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस कोष्टक तोड़ देंगे तो माइनस जेड माइनस एक्स आएगा, माइनस जेड माइनस एक्स, कोष्टक के बाहर ऋण है तो, और यहाँ पर ए बी माइनस ए सी है तो ए कॉमन आ गया तो आ गया बी माइनस सी कोष्टक में, बराबर के। इसको हम क्या करते हैं, पहले हल कर लेते हैं। एक्स ऋण एक्स कट गया तो बचा क्या, ऊपर बचा y माइनस जेड अपॉन नीचे ए बी माइनस सी कोष्टक में। इसको हमने नंबर 1 डाल दिया और ये के बराबर है। अब ध्यान से ऊपर देखिए, जो हमें प्रश्न सिद्ध करना है उसमें ये 1 मिल गया, मिला ना, बराबर। चलिए दूसरा देखते हैं, इसको सरल करेंगे अब तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये कोष्टक के बाहर ऋण होने के कारण। यहाँ पर b कॉमन है तो c माइनस ए आ गया, और इसको सरल करेंगे तो y से y कट गया, बचा क्या, z माइनस एक्स कोष्टक में, यहाँ b गुणे कोष्टक में c माइनस ए। इसको हम नाम दे देंगे दूसरा, और ये भी के बराबर हुआ तुल्यनुपात के प्रमेय से। तो हमें ये 2 गुणधर्म मिल गए, 2 अनुपात मिले जो कि के बराबर हैं। तो हमने 2 कृति कर ली, तीसरे में से दूसरा घटा लिया, पहले में से तीसरा घटा लिया, अब दूसरे में से पहला घटाना बाकी है। दूसरे में से पहला घटाने के लिए दूसरा अनुपात है z प्लस एक्स, पहला अनुपात y प्लस जेड, तो y प्लस जेड को घटाया उसमें, अर्थात ए सी माइनस बी सी हो गया नीचे, कोष्टक ये के बराबर हुआ, कोष्टक तोड़ देंगे, सरल करेंगे, माइनस वाई माइनस जेड, सी कॉमन आ गया इसमें, ए माइनस बी बचा, जेड से जेड कट गया, आया एक्स माइनस वाई अपॉन सी ए माइनस बी, और यह हो गया हमारा तीसरा अनुपात जो कि के बराबर है। तो 3 बार हमने कर लिया, और 1 2 3 तीनों को अगर हम ध्यान से देखें, 1 2 3 से ये पहला मिला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों के बराबर ही हैं, तो यही सिद्ध हो गए कि तीनों आपस में समान है, और यही हमें सिद्ध करना था। सतत समानुपात, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, ये बहुत आसान सी बात है बच्चों। नाम थोड़ा सा भिन्न भिन्न होता है, जानकारी अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो अगर यदि a बटे b, ध्यान दो a और b का अनुपात, और b वापस दूसरे अनुपात में भी है, b बटे c के बराबर है, तो a बटे b बराबर b बटे c है, तो तिरछा गुणा करने पे क्या जानकारी मिलती है, मिलती है b स्क्वायर b गुणे b बराबर a गुणे c, यही मिलेगा ना। तो b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो इस तरह देखते हैं कि जो बीच में है b है जो, वह उसका वर्ग हो जाता है, और पहला और तीसरा जो है वह गुणनफल के रूप में होता है। तो हम इन तीनों को, भले दिखाई दे रहा है 2 अनुपात, लेकिन पद तो 3 ही है, बीच वाला कॉमन है दोनों में, तो इसलिए ए बी सी सतत समानुपात में होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जब सतत अनुपात समानुपात में होने वाले जो घटक हैं या बहुपद हैं या पद हैं, उसमें बीच वाले पद जो है वो बीच में ही रहना चाहिए, अर्थात वह b का वर्ग, बीच वाले पद का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, होता है, तब यह समानुपात सतत समानुपात होता है। तो अलग अलग भाषा है इसकी, इसको ए बी सी सतत समानुपात में कहते हैं, या जो b बीच वाला पद है वह a और c का ज्यामितीय माध्य ज्योमेट्रिकल मीन होता है, और b जो है a और c का माध्य समानुपाती होता है। ये भाषा है, अर्थ एक ही है सबका। तो a समानुपात अगर सतत समानुपात है तो a बटे b बराबर b बटे c होगा, या b स्क्वायर बराबर ac होगा।
उसी को कहते हैं ए बी सी सतत समानुपात में है। ए बी सी ही लिखा जाएगा बच्चों, ध्यान दो, बी ए सी नहीं लिखेंगे, ए बीच में नहीं आना चाहिए। तो जो पद मध्य में है वो मध्य में ही रहेगा समानुपात लिखते समय, ये ध्यान रखना है। बी ए और सी का ज्यामितीय माध्य है, ये हमने अलग से लिखा है। बी जो है ए और सी का ज्यामितीय माध्य है। उसी प्रकार बी जो है ए और सी का माध्य समानुपाती भी होता है। ये अलग अलग तरीका है ए बी सी सतत समानुपात में होते हैं उसको स्पष्ट करने का। उदाहरण द्वारा देखते हैं। क्या 5, 10, 20 सतत समानुपाती हैं? कैसे पता लगाएंगे? कौन सा गुणधर्म इसमें आएगा? तो बीच वाला पद जो है, जो बी होता है, वो 10 है यहाँ पर। और हमने देखा बी स्क्वायर ए सी के बराबर होगा अगर, तो ही सतत समानुपात है। तो बी स्क्वायर मतलब बीच का पद का वर्ग, ये कितना होता है? 100। और पहले और तीसरे का गुणनफल देखते हैं, 5 गुणे 20 कितना हुआ? 100। गुड। तो 10 स्क्वायर और 5 गुणे 20 समान हैं। तो इस गुणधर्म से हमें पता चला कि 5, 10, 20 ये सतत समानुपाती हैं। अगर 5 के बदले 4 होता तो 20 चौक 80 हो जाता, तब वो 100 के बराबर नहीं होता, मतलब फिर सतत समानुपाती नहीं होते। या 20 की जगह पे 30 हो जाता तो भी 150 हो जाता गुणनफल, तब भी सतत समानुपाती नहीं होते। या 10 के बदले 12 हो जाता तो उसका वर्ग 144 होता, तो भी सतत समानुपात नहीं होता। तो सतत समानुपात कब होगा? जब मध्य पद का वर्ग शेष दोनों पद के गुणनफल के बराबर हो। 4.5 प्रश्न संग्रह पेज नंबर 77 पर कुछ उदाहरण है, उसको जानते हैं सतत समानुपात से संबंधित। 12, 16, 21 इन प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में होंगी? मतलब ये जो संख्या दी गई है ये सतत समानुपात में है या नहीं है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन हमें कोई एक संख्या ऐसी प्राप्त करनी है जिसे इन तीनों में जोड़ने पर वे सतत समानुपात में हो जाएंगी। तो कौन सी संख्या होगी वो? तो मान लेंगे हम कि माना सभी तीनों संख्या में x जोड़ने पर जो संख्याएं मिलेंगी वो सतत समानुपात में हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें संख्या कौन कौन सी मिलेगी? 12 धन x, 16 धन x और 21 धन x, 3 संख्या मिल गई और ये सतत समानुपात में होगी, ये प्रश्न में लिखा गया है। तो ये समानुपाती हैं, सतत समानुपाती हैं। ओके, तो इसका मतलब जो मध्य का पद है 16 धन x, उसका स्क्वायर वर्ग वो पहले और तीसरी के गुणनफल के बराबर होगा। 12 प्लस x और 21 प्लस x के गुणनफल के बराबर होगा। सरल करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर सरल करेंगे तो 16 का 256, 16 एकम 16 दूनी 32x धन x स्क्वायर, ये हमने कोष्ठक तोड़ा। उसी प्रकार यहाँ भी गुणा किया तो 252 धन 33x धन x स्क्वायर मिला। गुणा करके आप देख लेंगे। अब इसको हम पक्षांतर करके सरल करेंगे। सबसे पहले जो दोनों पदों पक्षों में है वो कट गया, 0 हो जाएगा। बचा क्या? 256 संख्या और वहाँ 252 है, पक्षांतर कर दिया, घट गया। राइट साइड में 33x है, लेफ्ट में 32x है, वो भी पक्षांतर हो गया, -32x हो गया। सरल रूप देंगे, हो गया 4 बराबर 33 माइनस 32x हो गया 1x। देयरफॉर x इक्वल टू 4, अर्थात x उत्तर नहीं आया, ये 4 वह संख्या मिली जिसे हम तीनों में जोड़ देंगे तो हमें सतत समानुपात की संख्याएं प्राप्त होंगी। तो प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ेंगे? प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर संख्याएं सतत समानुपाती होंगी। 4 जोड़कर आप चेक कर लीजिए,
12 में 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। तो 20 का पद 20 आया, 20 का वर्ग 400 बराबर। और पहला पद है 16 और तीसरा है 25। 16 गुणे 25 कितना होता है? 16 25 80, 16 दूनी 32 और 8 400। तो दोनों 400 आए, तो मिल गया हमें सतत समानुपाती संख्याएं मिली। क्या जोड़ने पर? 4 जोड़ने पर। यह हमारा उत्तर हुआ इस प्रश्न का। अगला है 3 संख्याएं सतत समानुपात में हैं तो उनका ज्यामितीय माध्य 12 हो तथा अन्य 2 संख्याओं का योगफल 26 है, यानी संख्याएं एक दी गई है, बीच का पद। शेष दोनों हमें पता लगाना है, उसके हिसाब से तीनों संख्याएं मिल जाएंगी। तो सबसे पहले दोनों का योगफल 26 है, मतलब क्या हुआ? एक अगर x होगा तो दूसरा 26 माइनस x होगा, तभी तो दोनों का योग 26 हुआ। तो हमें एक x मिली, एक 26 माइनस x मिली, और 12 ज्यामितीय माध्य प्रश्न में दिया ही गया है, ज्यामितीय माध्य 12 है। तो ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से क्या मिलेगा? 12 का वर्ग जो होगा वो x और 26 माइनस x के गुणनफल के बराबर होगा। तो एक 144 हल करेंगे, 26x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम एक समीकरण बनाएंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 144 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 144 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि गुणा करने पे 144 और जोड़ने पर 26 आए। तो वो संख्या है 18 और 8। आपने बहुपद वाले लेसन में इसे जाना होगा। तो -18 और -8 इसको अगर हम जोड़ते हैं तो -26 आता है, और -18 और 8 का गुणा करेंगे तो 144 आता है तीसरा पद। तो यही जोड़ी मिली हमें -18 और -8। तो -26 को हमने -18 और -8 में बदल के समीकरण को इस रूप में लिख दिया, क्योंकि हमें गुणनखंड निकालना है। अब कॉमन लेंगे दो पद में से, एक्स स्क्वायर और -18x में x कॉमन है, बचा क्या? एक्स स्क्वायर में से x और 18x में से -18। फिर -8x और प्लस 144 में से -8 कॉमन है, -8 अगर बाहर निकाल लिया तो अंदर x -18 बचा। 144 में से 8 कॉमन लिया तो 18 बचेगा, क्योंकि 18 गुणे 8 144 होता है, बराबर 0। अब दोनों में x -18 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया हमने। बचा क्या? तो पहले में बचा x, दूसरे में -8 बराबर 0। दो पदों का गुणनफल 0 है, तो या तो पहला 0 होगा, मतलब x -18 0, या x -8 0 होगा। तो इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 18 या दूसरी तरफ x बराबर 8 मिलेगा। तो अगर 18 लेंगे तो दूसरी संख्या 8 आएगी, 8 लेंगे तो दूसरी संख्या 18 आएगी, अर्थात क्योंकि दोनों का योग 26 है, प्रश्न में दिया गया है। तो एक संख्या 8 तो दूसरी 18 होगी, या एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या 8 होगी, और ज्यामितीय माध्य 12 पहले से ही दिया गया है, इसलिए वे तीनों संख्याएं कौन सी हैं? 12 बीच में होना चाहिए। तो 8 12 18 वे संख्याएं हैं, या 18 12 8, 12 बीच में हो, 18 और 8 आगे पीछे हो सकते हैं। इस तरह वे संख्याएं मिली 8 12 18। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा, और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी।
तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।